वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रभात सर सिद्धार्थ एटेक पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है ये करंट अफेयर की क्लास है। 16 जुलाई को भारत सरकार ने तीसरे टर्म के लिए जो नीति आयोग है उसका रीस्ट्रक्चर किया है, यानी पुनर्गठन किया है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, चूंकि अगले 5 साल तक इसका ढांचा इसी तरह से रहने वाला है। तो दोस्तों, ये आपके लिए जो पीएसआई एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो सीधे सीधे यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, चूंकि ये आपके पीएसआई के जीके वाले पेपर के अंदर है। और जो बच्चे आरएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो करंट अफेयर के अंदर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीति आयोग के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे इसका क्वेश्चन इकोनॉमी में और साथ ही साथ पॉलिटी के अंदर या करंट अफेयर के अंदर आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि देखो, अभी तक नीति आयोग का गठन 3 बार हुआ है। 2014 में पहली बार हुआ, फिर 2019 में दूसरी बार हुआ, और 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसमें तीसरी बार नीति आयोग का गठन हुआ है। अब यहाँ पे आपने जो हेडिंग देखी है वो है नीति आयोग का पुनर्गठन। तो इसका मतलब क्या है कि भाई नीति आयोग जो है ये अस्थायी संस्था है, यानी इसके सदस्य जो हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद बदल जाते हैं। हालांकि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है सामान्यतः 5 वर्ष है, मतलब इसमें लेकिन ये सरकार के साथ जीती है और सरकार के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे पहले योजना आयोग हुआ करता था, तो योजना आयोग भी इसी तरह का संस्था था कि जो सरकार आएगी वो उसका गठन करेगी, और जैसे ही वो सरकार गिर गई तो योजना आयोग का कार्यकाल उसी दिन समाप्त हो जाता था। ठीक इसी तरह योजना आयोग के स्थान पे बना हुआ नीति आयोग है, इसका भी सेम फंडा है कि जिस दिन सरकार आएगी तो ये सरकार के साथ जिस दिन इसका गठन होगा ये काम करेगी, और जिस दिन सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ तो इसका भी कार्यकाल समाप्त मान लिया जाता है। तो दोस्तों, अब चूंकि तीसरी बार मोदी सरकार आ चुकी है तो मोदी सरकार का जो नया कार्यकाल है, इस नए कार्यकाल के लिए जो नीति आयोग बना है उसका रीस्ट्रक्चर हुआ है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा का पूरा नीति आयोग है, इसका खाका है, यानी नीति आयोग जो अब बना है हमारे सामने 16 जुलाई 2024 को। तो इसमें कौन नए लोग आए हैं, कौन सेम रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि इस क्लास में मैं नीति आयोग के ऊपर पूरा डिटेल बातचीत करूंगा कि नीति आयोग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके पिलर्स क्या हैं, इसका जो कामकाज है वो कैसे करता है, ऑब्जेक्टिव जो इसके उनको पूरा कैसे ये करता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। स्टैब्लिशमेंट कब है इसका? तो 1 जनवरी 2015। पहले हमारे देश में योजना आयोग हुआ करता था जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और उसको समाप्त करके नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को दोस्तों क्या स्टैब्लिश किया? नीति आयोग। जिसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, एक इसका डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि जब स्थापना हुई थी तो फर्स्ट जो इसके डेप्यूटी चेयरमैन बने थे वो श्री अरविंद पनगड़िया थे। दूसरे जो बने श्री राजीव कुमार हैं, और प्रेजेंट जो थर्ड चेयरमैन इसके हैं वो श्री सुमन बेरी हैं। ठीक है, सुमन बेरी पिछले कार्यकाल में भी थे और अभी भी उनको उनका जो पद है यथावत रखा गया है। और जो इनका डेप्यूटी चेयरमैन होता है दोस्तों, इसको कैबिनेट स्तर के मंत्री का रैंक प्राप्त होता है। ही एंजॉय द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी जो रिस्ट्रक्चर हुआ है तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब जानते हैं। और डेप्यूटी चेयरमैन है, पहले कौन थे? श्री अरविंद पनगड़िया, सेकंड थे श्री राजीव कुमार, और प्रेजेंट जो थर्ड बने हैं श्री सुमन बेरी है, यानी इनको फिर से कार्यकाल दिया गया है। तो इस तरह से ये तीसरे इसके एक्स ऑफिस जो डेप्यूटी चेयरमैन है। और इसको नियुक्त कौन करता है? तो अपॉइंट बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से नियुक्त करता है। उसके बाद में इसको क्या स्टेटस है? तो ही एंजॉय द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी इसे कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों, नीति आयोग का अगर हम संरचना की बात करें तो इसका कुछ लोग होते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्य। क्या होते हैं नीति आयोग के?
तो पूर्णकालिक सदस्य। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसके पूर्णकालिक सदस्य फुल टाइम मेंबर्स 4 हैं। डॉक्टर वी के पॉल, वी के सारस्वत, डॉक्टर वी के सारस्वत, फिर डॉक्टर अरविंद बिरमानी, डॉक्टर वी के पॉल और रमेश चंद, ये यथावत रखे हैं। यानी ये पिछले बार जो मेंबर थे दूसरे टर्म में सेम रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये विशेष बात है कि नीति आयोग के अभी पूर्णकालिक सदस्य जो हैं वो कौन कौन है, तो 4 हैं। डॉक्टर वी के पॉल, ठीक है, डॉक्टर अरविंद बिरमानी, डॉक्टर वी के सारस्वत और प्रोफेसर रमेश चंद जो कृषि वैज्ञानिक हैं। उसके बाद दोस्तों इसके अधिकतम 4 जो हैं वो होते हैं एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक्स ऑफिसियो मेंबर का मतलब कि ये 4 मंत्रालय हैं, इसमें जैसे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है और कृषि मंत्रालय है। तो जो भी इनके मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्री, वो अपने आप ही इसमें आ जाएंगे। तो अभी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन हैं। किंतु कृषि मंत्री हैं वो नए हैं, पहले श्री अर्जुन मुंडा थे, उनसे पहले श्री नरेंद्र तोमर जी थे, वो दोनों अब नहीं हैं इस पोस्ट पे। तो यहां पर जो चेंज आप देख रहे हैं वो है श्री शिवराज सिंह चौहान, जो पहले एमपी के मुख्यमंत्री थे, यानी मामा के नाम से फेमस थे। तो अब कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान नए पर्सन यहां पे देखने को मिले हैं। उसके बाद दोस्तों अगर विशेष आमंत्रित लोगों की बात की जाए, स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स, तो पहली बार देखिए जो खास बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है दोस्तों। पिछली बार यहां पर बहुत कम मेंबर थे, ठीक है, 4 लोग थे, लेकिन इस बार गठबंधन सरकार है, एनडीए में विपक्षी जो एनडीए में सहयोगी दल हैं उनका भी वेटेज काफी इस बार है। तो यहां नीति आयोग में भी आप देखोगे कि काफी इस बार चेंज हुआ है, ठीक है, काफी इस बार चेंज हुआ। तो पिछली बार ये 4 थे, इस बार दोस्तों 11 लोग हैं। कितने लोग हैं, 11 यहां पे आपको देखने को मिलेंगे, 11। और टोटल जो मंत्री इसमें है 16 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री सहित कितने हैं, तो प्रधानमंत्री सहित 16 मंत्री हो गए, ठीक है। तो इसमें जैसे श्री नितिन गडकरी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, राव इंद्रजीत सिंह है, वीरेंद्र कुमार जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस वाले हैं, जीतन राम मांझी है हम पार्टी से, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी जेडीयू से हैं, किंजरापू राम मोहन नायडू टीडीपी से हैं और जुएल ओराम जी है, अन्नपूर्णा देवी जी हैं। तो इस तरह 11 स्पेशल इनवाइटी है। तो शायद अब तक के इसके इतिहास में पहली बार इतना बड़ा पैनल बना है स्पेशल इनवाइटी का। तो ये प्रभाव आपको दिखाता है कि एनडीए में जो बीजेपी को सीटें कम मिली है उसका ये रिजल्ट है। उसके बाद दोस्तों पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं जो अधिकतम 2 होते हैं। ये किसी विश्वविद्यालय या रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं। ये एक पुरुष और एक महिला होता है इसमें। इसके बाद में इसके जो सीईओ हैं, तो सीईओ की पोस्ट पे अभी भी श्री बीवीआर सुब्रमण्यम को ही यथावत रखा गया, यानी पहले भी थे और अब भी है। तो इसमें कोई चेंजेज आपको यहां देखने को नहीं मिल रहा, सीईओ श्री बीवीआर सुब्रमण्यम ही है। और फिर दोस्तों इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है। तो गवर्निंग काउंसिल जो है इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो यूनियन टेरिटरी है, यूटीज हैं, संघ राज्य क्षेत्र, उनके राज्यपाल या जो उप प्रशासक वहां पे होता है, वहां के उप राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते। तो वहां सभी यूटीज के उप राज्यपाल या प्रशासक जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वहां के उप राज्यपाल या फिर प्रशासक, ठीक है, तो ये इसमें लिए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये इसका रीस्ट्रक्चर हुआ है। और ये रीस्ट्रक्चर कब किया गया, तो 16 जुलाई 2024 को, थर्ड टर्म के लिए। कौन से टर्म के लिए, थर्ड टर्म के लिए। तो ये आपको इतना मैंने बताया। अब दोस्तों हम इस पे बात करते हैं कि ये नीति आयोग है, इसका थोड़ा बहुत इतिहास हम जान लेते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ी और नीति आयोग को आखिर बनाने की आवश्यकता ही क्यों हुई, फिर नीति आयोग के गठन के उद्देश्य क्या हैं, ये सब भी हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे। तो आप जानते हैं 2014 में दोस्तों जब सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आ गई। नरेंद्र मोदी जी आप जानते हैं कि बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे थे। उन्होंने ये सोचा, ये प्रपोजल दिया कि एक थिंक टैंक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, थिंक टैंक बनना चाहिए योजना आयोग के स्थान पे। चूंकि योजना आयोग जो था, योजना आयोग दोस्तों इस तरह से हुआ करता था कि जो योजना आयोग है हमारे देश का, वो
इस तरह से था कि उसकी अप्रोच थी टॉप डाउन। उसका अप्रोच क्या था? टॉप डाउन, ऊपर से नीचे अप्रोच पे काम करता था और 5 ईयर प्लानिंग्स के माध्यम से देश का डेवलपमेंट किया जाता था। 5 ईयर प्लानिंग, 5 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से। लेकिन ये जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी, ये केंद्रीय नियोजन तंत्र यानी जो हमारा सेंट्रल प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, केंद्रीय योजना आयोग, ठीक है, केंद्रीय योजना आयोग के द्वारा ये थोपा जाता था। तो राज्य अक्सर इसका विरोध करते थे कि ये ठीक नहीं है। इसीलिए दोस्तों नीति आयोग को गठित किया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यानी योजना भवन जो होता था वही अब मुख्यालय क्या बन गया? नीति आयोग का। तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन 2014 अ प्रपोजल वाज ब्रोट टू क्रिएट अ थिंक टैंक इन प्लेस ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 2014 में योजना आयोग के स्थान पर एक थिंक टैंक या विचारक समूह बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। इसी को क्रियान्वित करते हुए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया? नीति आयोग का गठन किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। यानी जो योजना भवन हुआ करता था उसी योजना भवन को दोस्तों अब क्या बना दिया गया? तो उसी योजना भवन को बना दिया गया नीति आयोग, ठीक है, यानी बिल्डिंग सेम ही है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। उसके बाद दोस्तों इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका पूरा नाम क्या है? तो इट्स फुल नेम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके गठन का उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके गठन का मेन उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ठीक है। द पर्पज ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? तो देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकारी संघवाद मतलब जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करें। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर राष्ट्र के विकास के लिए काम करें, दोनों मिलकर के योजना बनाएं, दोनों मिलकर के लक्ष्यों का निर्धारण करें, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से देश का विकास किया जा सकता है। तो योजना आयोग जो होता था वो एकात्मक प्रवृत्ति के स्थान पे एकात्मक प्रवृत्ति पे काम करता था। मतलब उसमें ये होता था कि भाई केंद्र जो थोप रहा है वही राज्यों को मानना होगा। लेकिन नीति आयोग जो है ये इसके अपोजिट है। ये क्या करता है? राज्यों के साथ मिलकर राष्ट्र निर्माण में ये काम करता है। तो इसके गठन का उद्देश्य देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, नीति निर्माण में एकात्मक प्रवृत्ति के स्थान पर संघात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, ताकि राज्यों का राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय सहयोग लिया जा सके, ठीक है। द पर्पज ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री, टू प्रमोट फेडरल टेंडेंसी इंस्टीड ऑफ यूनिटरी टेंडेंसी इन पॉलिसी मेकिंग, सो दैट एक्टिव कॉपरेशन ऑफ स्टेट्स कैन बी टेकन इन द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। राष्ट्र निर्माण में राज्यों का भी सक्रिय सहयोग लिया जा सके, इसलिए इसको बनाया गया। अब ये जो नीति आयोग है दोस्तों 2015 में बनी, पूरा नाम भी आपको बता दिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है। इसके आधार स्तंभ क्या है? इसके 7 आधार स्तंभ हैं। ये आरएस मेंस के अंदर आपको पूछा जा सकता है, पॉलिटी के अंदर, और पूछा जा सकता है कि भाई नीति आयोग के 7 आधार स्तंभ कौन से हैं, ठीक है। तो 7 जो इसके पिलर हैं, लाइक आप जानते हैं, एम्पावरिंग, ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूजन, ऑल, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, ठीक है। यानी सशक्तिकरण, पारदर्शिता, सर्व समावेश, लोक कल्याण, अग्र सक्रियता, सहयोग, समता, ये इसके 7 पिलर हैं जिसके ऊपर ये काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं कि भाई ये सहकारी संघवाद के ऊपर काम जो करता है तो ये इन्हीं 7 पिलर के आधार पे काम करता है। तो पहला क्या हो गया? सशक्तिकरण, दूसरा पारदर्शिता, तीसरा सर्व समावेश, इंक्लूजन, ऑल, चौथा लोक कल्याण, पांचवा अग्र सक्रियता, छठवां सहयोग, और सातवां है समता। ये 7 इसके क्या है? पिलर हैं, आधार स्तंभ जिसपे ये काम करता है। तो ये जो उपयुक्त आधार स्तंभ है, इन्हीं आधार स्तंभों के आधार पर नए भारत और पारदर्शी भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाया जाएगा ऑन द
basis of the above mentioned 7 pillars, the concept of new India and transparent India will be taken forward. तो ये जो 7 आधार स्तंभ हैं, अब इनकी अगर थोड़ी थोड़ी व्याख्या करें कि भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो लाइक जैसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं सशक्तिकरण, इसका क्या मीनिंग है? तो सशक्तिकरण मतलब फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब क्या कि समाज के साथ साथ व्यक्तियों की आकांक्षा को भी पूरा करना। दूसरा दोस्तों इसमें है प्रो एक्टिव, ठीक है, प्रो एक्टिविटी। तो प्रो एक्टिविटी का मतलब है नागरिकों की जरूरत जो है उसमें प्रोएक्टिव होकर काम करना, ठीक है। और फिर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन, नागरिकों की भी भागीदारी, सर्व समावेश होना चाहिए, हर नागरिक की राष्ट्र निर्माण में भागीदारी होना चाहिए। फिर एम्पावरिंग, तो वुमन इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं में महिलाओं को भी सशक्त बनाना है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एडमिनिस्ट्रेशन में हर तरह से महिलाओं का इंपावरमेंट करना है। फिर इंक्लूजन ऑल, इसमें कहा गया सर्व समावेश, मतलब SC ST OBC अल्पसंख्यक गरीब गांव, सबका साथ सबका विकास। तो SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब गांव किसान, सबका साथ सबका विकास, ये है इंक्लूजन ऑल, इंक्लूजन ऑल। इसके बाद में है इक्वालिटी, तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, युवाओं के लिए अवसर की समता की यहाँ पे बात किया गया है। और फिर पारदर्शिता, तो पारदर्शिता का मतलब सरकार को दृश्यमान और उत्तरदायी बनाना, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रेस्पॉन्सिव। ये 7 जो पिलर हैं, इनका यहाँ पे 2-2 नंबर में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका मीनिंग क्या है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इसके 7 पिलर हैं। पहला है प्रो पीपल, तो इसका मीनिंग क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। प्रो पीपल मतलब समाज के साथ साथ व्यक्तियों की आकांक्षा को पूरा करना। प्रो एक्टिविटी, नागरिकों की जरूरतों की प्रत्याशा में प्रतिक्रिया, भागीदारी यानी नागरिक वर्ग की भागीदारी, सशक्त बनाना, किसको? सभी पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाना। और उसके बाद में है सबका समावेश, तो SC ST OBC अल्पसंख्यक गरीब गांव किसान, सबका समावेश करना है। समानता, युवाओं के लिए अवसर की समानता की बात इसमें की गई है। और पारदर्शिता यानी सरकार को एकदम ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिबल बनाना है। तो ये नीति आयोग के 7 दोस्तों क्या है, 7 पिलर्स है, और उसका ये इस तरह से मीनिंग दिया हुआ है। उसके बाद में आता है नीति आयोग की स्थापना के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों नीति आयोग को हमने बनाया है। तो दोस्तों इसके 10 उद्देश्य भारत सरकार ने निर्धारित किए हैं, उनके ऊपर भी मैं आपको 1 मिनट में जानकारी दूंगा और ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, वो है दोस्तों सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या? फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट फॉर नेशन बिल्डिंग। क्या करना है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। और सहकारी संघवाद मतलब केंद्र और राज्य मिलकर देश का विकास करें, ताकि एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो राज्यों का। क्योंकि भारत क्या है, केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। भारत राजस्थान है, भारत यूपी है, भारत MP है, भारत तमिलनाडु है, भारत गुजरात है, भारत मणिपुर है, कश्मीर है, ये भारत है। तो भारत का विकास तब होगा जब सभी राज्य मिलकर इसके विकास में अपना सक्रिय तौर पे योगदान दे सके। उसके बाद दूसरा जो आता है दोस्तों, वो है पहले जो योजना आयोग था वो टॉप डाउन अप्रोच करता था प्लानिंग बनाने में, ये प्लानिंग कमीशन का युग था। नीति आयोग क्या करता है? नीति आयोग करता है कि टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप, इधर से ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर जाना चाहिए। मतलब पहले गांव वाले बताए उनको क्या चाहिए, फिर गांव से जिले वाले बताए उनको क्या चाहिए, फिर राज्य से पूछे भाई तुम्हें क्या चाहिए, और फिर देश के लिए एक योजना बननी चाहिए। तो बॉटम अप, तो ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण हो और उच्च स्तर पर उनका एकत्रीकरण करके फिर देश के लिए योजना बनाए, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेशन एट हायर लेवल्स। उसके बाद में दोस्तों ऐसे वर्गों पर विशेष ध्यान देना जिन्हें आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न मिलने का जोखिम हो, यानी जो SC ST वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, या जो गरीब हैं, वंचित वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी हमें विशेष ध्यान देना है जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ उनको नहीं मिल रहा है। और फिर ऐसी आर्थिक नीतियां बनाना जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल हो, कि जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है पहले क्या, नेशन फर्स्ट, नेशन सिक्योरिटी फर्स्ट। तो मेकिंग इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑलवेज,
कि भैया पहले देश है, देश की सुरक्षा पहले है, उसके बाद आर्थिक विकास है। तो राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनाना है, आर्थिक नीतियों का निर्माण करना है। उसके बाद अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि निरंतर नवीन सुधारों के लिए फीडबैक प्रदान करना। क्या? तो निरंतर नवीन सुधारों के लिए फीडबैक प्रदान करना, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर कॉन्स्टेंट इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स, ये होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है कि भाई देखो, नीति आयोग क्या है, राष्ट्रीय थिंक टैंक है। तो दुनिया के और देशों में भी है, अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक भी है। दोनों इसमें क्या होना, पार्टनरशिप हो जाए तो वहां के आइडिया भी मिल जाएंगे और हमारे आइडिया भी मिलेंगे। तो पार्टनरशिप विथ नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स, दुनिया के जो बड़े बड़े थिंक टैंक है उनके साथ मिलकर के काम करने की भावना पर बल देना। उसके बाद दोस्तों, ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता, सहायता प्रणाली का निर्माण करना, टू क्रिएटिंग अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशियल सपोर्ट सिस्टम। तो जो एंटरप्रेन्योर हैं उन एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट मिले, नवाचार को सपोर्ट मिले, ज्ञान को सपोर्ट मिले, ऐसा माहौल बनाना है देश में। ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू। जो अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना कि भाई ये क्या है, ये एक मंच है। इस मंच के ऊपर क्या है कि जितने भी इस तरह के जो मुद्दे हैं जो अंतर क्षेत्रीय हैं या अंतर विभागीय, वहां इन पे डिस्कस करने के लिए एक ये मंच आपको प्रदान कर रहा है। उसके बाद में ये अगला है, टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर फॉर रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस। ठीक है, सुशासन, गुड गवर्नेंस पर अनुसंधान करने के लिए अत्याधुनिक संसाधन केंद्र उपलब्ध कराना। तो सुशासन का मतलब यहाँ दोस्तों क्या है कि भाई किसी भी राज्य की अगर हम बात करें तो वहाँ के लोगों को शासन व्यवस्था से जो है सेवाएं वगैरह मिल रही, उनमें पारदर्शिता हो, करप्शन फ्री माहौल हो, ठीक है, सिटीजन चार्टर वहाँ पे हो, टाइम पे सेवाओं का उनको लाभ मिल सके, ये इसके अंतर्गत किया गया है। उसके बाद जो 10वां है, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान देना है ताकि हमारे देश में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सके, लोगों का कौशल विकास हो सके, युवाओं में क्षमता निर्माण होगा तो जॉब वगैरह बेहतर तरीके से उन्हें मिल पाएगा और उद्योगों की मांग के अनुसार वो रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो देखो, ये तो पूरा का पूरा नीति आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो वही 10 पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सिद्धार्थ एडटेक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको कोर्स मिलेंगे। जैसे इकोनॉमी का कोर्स मात्र 499 रुपीज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह क्लास वहां पे ली जा रही है, नोट्स वगैरह भी लिखाए जाएंगे, और पॉलिटी की क्लासें हैं वो आज 5:30 बजे से शुरू हो जाएंगी। और आप www.siddharthedtech.com पर जाके भी ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। खैर आगे दोस्तों हम बात करते हैं। तो ये तो टेलीग्राम चैनल है प्रभात सर एसबीए के नाम से, और यूट्यूब चैनल जहां पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धार्थ एडटेक ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें नीति आयोग की, तो यद्यपि मैंने ये बता दिया पर यहाँ थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे एक इसके अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष कौन होगा, भारत के प्रधानमंत्री। कौन होंगे, भारत के प्रधानमंत्री। ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का यहाँ मतलब क्या है कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः ही इस पोस्ट के ऊपर आ जाएगा। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो स्वतः ही इस पद को धारण करेगा। जैसे प्रेजेंटली श्री नरेंद्र मोदी हैं तो वो इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं। फिर दोस्तों इसकी एक होती है गवर्निंग काउंसिल, अधिशासी परिषद, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिशासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल। इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, और जो गवर्नर्स हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी, उन यूटीज के इसमें डेप्यूटी जो गवर्नर है, उपराज्यपाल हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो आते हैं। तो ध्यान से समझना, अधिशासी परिषद में जहां जो पूरे पूर्ण राज्य उनके तो आएंगे कौन, मुख्यमंत्री, और जो यूटीज हैं उनके आएंगे उपराज्यपाल। ठीक है, वो इसमें आते हैं।
फिर दोस्तों इसका होता है डेप्यूटी चेयरमैन। कौन होता है? वाइस चेयरमैन। तो वाइस चेयरमैन है, इसकी नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री द्वारा, अपॉइंटेड बाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में कौन है? श्री सुमन बेरी। पहले कौन थे दोस्तों? तो श्री अरविंद सुब्रमण्यम, दूसरे थे श्री राजीव कुमार जो बाद में सीईसी बन गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और अब कौन है दोस्तों? तो श्री सुमन बेरी है। उसके बाद दोस्तों इसके 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। ये जो पूर्णकालिक सदस्य हैं ये कौन कौन है? तो श्री वी के सारस्वत, ठीक है, श्री वी के सारस्वत ये वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर वी के पॉल ये बच्चों के डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक्स। और फिर प्रोफेसर रमेश चंद, तो रमेश चंद कृषि वैज्ञानिक हैं। और प्रोफेसर अरविंद विरमानी ये अर्थशास्त्री हैं। तो ये 4 इसके दोस्तों जो फुल टाइम मेंबर हैं वो हैं। उसके बाद दोस्तों एक्स ऑफिसियो मेंबर भी होते हैं जो अधिकतम 4 हो सकते हैं। एक्स ऑफिसियो मेंबर यहाँ 4 मंत्रालय हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, जैसे कृषि मंत्रालय है, जैसे वित्त मंत्रालय है और गृह मंत्रालय। तो जो भी मंत्री इसकी पोस्ट पे होगा वो स्वतः ही यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अभी हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह हैं, श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, श्री निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान दोस्तों हमारे नए कृषि मंत्री हैं। तो इस तरीके से ये 3 जो हैं ये तो पहले भी सेम ही थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मामा के नाम से आप जानते हैं मध्य प्रदेश में इनको, ये अब श्री अर्जुन मुंडा के स्थान पे भारत के नए कृषि मंत्री बने हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी इसमें नया नाम आ गया है, बाकी अभी तक सारे नाम पुराने ही थे। फिर दोस्तों होता है स्पेशल इनवाइटीज। इनका जो नंबर है ये प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन लोगों को इधर लाना चाहते हैं। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा आपको यहाँ पे मेंबर का नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 11 लोग हैं यहाँ पे इस बार। कितने हैं? 11, जबकि पिछली बार केवल 4 थे इसमें स्पेशल इनवाइटी, ठीक है। और दोस्तों इसमें जैसे आप बात करेंगे तो इस बार पीयूष गोयल जी नहीं है, ठीक है, स्मृति ईरानी नहीं है क्योंकि स्मृति ईरानी तो चुनाव हार गई अमेठी से, और पीयूष गोयल जी मुंबई से जीत के आए लेकिन उनको नहीं लिया गया। अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हुआ करते हैं अभी भी हैं, वो भी इस बार इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अनुराग ठाकुर को पिछली बार लिया गया था, वो भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एनडीए के सहयोगी पार्टियों के नेता उनको खासा वर्चस्व यहाँ दिया गया है, ठीक है, मिल करके साथ चलने की भावना। तो जैसे यहाँ पे श्री नितिन गडकरी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, राव इंद्रजीत सिंह है, वीरेंद्र कुमार है, जेपी नड्डा जी हैं, एचडी कुमारस्वामी है, श्री जीतन राम मांझी हैं, राजीव रंजन सिंह या श्री लल्लन सिंह जी हैं, फिर किंजरापू राम मोहन नायडू हैं और जुएल ओराम तथा अन्नपूर्णा देवी हैं। तो आप जानते हैं चिराग पासवान जी हैं, ये आप जानते हैं इनकी अपनी पार्टी है आरएलपी, रामविलास पासवान। और फिर दोस्तों जैसे आप जानते हैं एचडी कुमारस्वामी ये जेडीएस जनता दल सेक्युलर, जीतन राम मांझी हम पार्टी के हैं, अकेले जीत के आए, मंत्री भी बन गए और इधर भी इनको स्थान दिया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जी ये जेडीयू से हैं, किंजरापू मोहन नायडू ये टीडीपी से हैं और बाकी सभी बीजेपी के सांसद हैं। तो इस बार काफी सहयोगी पार्टियों को दिया गया है, जबकि पिछले 2 में आप देखेंगे किसी भी सहयोगी पार्टी को इधर स्थान नहीं मिला था। तो ये काफी चेंजेज है इस बार गठबंधन सरकार के कारण। फिर दोस्तों होते हैं अंशकालिक पार्ट टाइम मेंबर, ये मैक्सिमम 2 हो सकते हैं यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और दोस्तों इनमें आप जानते हैं कि एक पुरुष और एक महिला होना अनिवार्य है, मतलब एक महिला को तो लेना ही है। और इसके जो सीईओ हैं वो हैं अभी बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है? श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। तो दोस्तों इस तरह से ये नीति आयोग का कंपोजिशन है। ये नीति आयोग का कंपोजिशन में जो स्पेशल इनवाइटीज हैं उनके अगर हम मंत्रालय का भी ध्यान में रखें तो आप जानते हैं श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं, जीतन राम मांझी एमएसएमई जो है उस मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जी मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी के मंत्रालय के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता हैं।
फिर किंजरापू राममोहन रायडू, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो सिविल एविएशन है उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जुएल ओराम जी हैं ट्राइबल अफेयर्स, और अन्नपूर्णा देवी हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय उसकी कैबिनेट मंत्री हैं। श्री चिराग पासवान जी हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और राव इंद्रजीत सिंह हैं स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि इस बार काफी मंत्रालयों के मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया, तो नीति आयोग और बेहतर तरीके से यहाँ पे इस बार देखने को मिलेगी आपको कि बेहतर तरीके से काम करेगी। तो इस तरह से जो मैंने शुरुआत में ही ये चार्ट से आपको समझा दिया था, सारी जैसे इसके पदेन चेयरमैन हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, फिर इसके पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, अंशकालिक सदस्य, सीईओ और गवर्निंग काउंसिल। इस तरीके से नीति आयोग जो है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से नीति आयोग के बारे में अभी चूंकि चर्चा में था ये टॉपिक, आप जानते हैं 16 जुलाई 2024 को तीसरी बार के लिए, तीसरे कार्यकाल के लिए इसका गठन किया गया है। और इसका जो नया स्वरूप है वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके जो ये नोट्स है दोस्तों, ये आपको सिद्धार्थ एडटेक जो ऐप है वहां करंट अफेयर वाले सेक्शन में निःशुल्क मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के इनको देख सकते हैं। चलिए थैंक यू। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो सिद्धार्थ एडटेक चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।